सोच को दरिया, ख्वाब को सच्चा, नाम को ऊंचा, साथ को गहरा करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नहीं हम, और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। आज का शो एक स्पेशल शो है, एक डेडिकेशन है हमारे उन बहन भाइयों के लिए जो रेस्क्यू 1122 के अंदर काम कर रहे हैं, कई सालों से ज़िंदगियां बचा रहे हैं। अगर बात की जाए इंसानियत को या लोगों की ज़िंदगी को बचाने की, तो बड़ी खूबसूरत बात है कि जो एक शख्स की ज़िंदगी बचाए वो पूरी इंसानियत को बचाता है। और अगर बात की जाए एक्सीडेंट्स की, मुख्तलिफ हादसात की, नेचुरल कैलेमिटीज़ की, बॉम्ब ब्लास्ट्स की, या अगर कहीं आग लग जाए, तो जहां लोग अपनी जानें बचाते हैं उन जगहों से दूर भागते हैं। रेस्क्यू 1122 के बहन भाई वहां जाकर लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। क्या ये एक प्रोफेशन है या एक पैशन? क्या जज्बा है विच कीप्स देम गोइंग? हमने सोचा कि इन हीरोज ऑफ नेशन को आज हम सेलिब्रेट करें। रेस्क्यू 1122 मदद के जज्बे से सरशार एक ऐसा इदारा जिसने 2018 में 10 लाख से जायद इमरजेंसी मुतासरीन को रेस्क्यू किया, जबकि 50,918 मुतफरिक हादसात पर भी बर वक्त इमरजेंसी रिस्पांस फराहम किया गया। और पंजाब भर में साल 2018 के दौरान 760 बड़े हादसात पर भी बर वक्त इमरजेंसी रिस्पांस फराहम किया। रेस्क्यू 1122 फायर सर्विस ने साल 2018 में 17,596 आग के हादसात पर रेस्क्यू सर्विस फराहम की और पेशावराना महारत से बर वक्त फायर फाइटिंग करते हुए 45,485.93 मिलियन की मालियत के असासों को महफूज बनाया। आदादो-शुमार के मुताबिक आग के ज्यादातर हादसात बड़े शहरों में हुए, जिनमें 3890 लाहौर, 1715 फैसलाबाद, 1008 गुजरावाला और 850 रावलपिंडी में हुए। पंजाब इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 ने 2008 में 5 लाख से जायद लोगों को हादसात से बचाव की आगाही फराहम की। पंजाब भर में रेस्क्यू 1122 ने 3,32,516 रोड ट्रैफिक हादसात पर बर वक्त रेस्क्यू सर्विस फराहम करते हुए 3,79,815 अफराद को रेस्क्यू किया, जो 2017 के मुकाबले में 25% ज्यादा है। रेस्क्यू 1122 ने मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का आगाज अक्टूबर 2017 में किया, जिसके तहत पंजाब के डिवीजन हेडक्वार्टर में अब तक 2,14,362 से जायद इमरजेंसीज को औसतन 4 मिनट में रिस्पांस किया। पेशेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस, जिसका आगाज 2017 में किया गया था, रेस्क्यू 1122 ने 4 लाख तशवीशनाक मरीजों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर से बेहतर सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों में बर वक्त मुंतकिल किया। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम में। यहाँ पर जितने भी बहन भाई मौजूद हैं जो कि कॉल ऑपरेटर्स हैं, दे आर द डिसीजन मेकर्स। जब इमरजेंसी की कॉल आती है, इनके कहने पर यहाँ से एम्बुलेंसेस जाती हैं। हमने सोचा कि आज हम इनके साथ बैठें और बात करें किस किस्म के प्रेशर की कॉल्स आती हैं, प्रैंक कॉल्स भी आती हैं, हाउ डू दे टेक केयर ऑफ दैट। आइए इनसे कुछ बात करते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वक्त हम लोग रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम में हैं और अलका करामत ने हमें ज्वाइन किया है अभी, जो कि एक कॉल ऑपरेटर हैं। आइए उनसे पूछते हैं किस किस्म का प्रेशर इन्वॉल्व होता है इस जॉब में। अस्सलाम वालेकुम अलका। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? खुदा का शुक्र, ठीक। ये बताइए कब ज्वाइन किया आपने रेस्क्यू 1122 को? रेस्क्यू 1122 मैंने आज से 8 साल पहले ज्वाइन किया था। अरे वाह, और क्या जज्बा, क्या पैशन था, क्यों ज्वाइन किया 1122? कॉलेज से वापस आते हुए देखती होती थी मैं कि एम्बुलेंसेस जा रही हैं, ग्रीन यूनिफॉर्म पहना हुआ है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। और मेरे फादर वो बहुत चाहते थे कि मेरी बेटी जो है वो इस फोर्स में आए, तो अपने फादर की ख्वाहिश और अपने जज्बे के तहत मैंने फिर इस रेस्क्यू को ज्वाइन किया है। कैसा फील होता है? बिकॉज व्हेन यू सेव लाइव्स, आपको ये पता होगा आप एक कॉल के जरिए कितने लोगों की जिंदगियां बचाती हैं। हाउ डू यू फील? फील वेरी गुड कि हम एक कॉल लेते हैं और हम उस लोगों को तक मदद पहुंचाते हैं, क्योंकि लोगों के पास अब सिर्फ मदद के लिए रेस्क्यू 1122 ही है। बिल्कुल ऐसा। बेशक किसी किस्म की भी कोई इमरजेंसी हो वो 1122 ही डायल करते हैं और हम लोग उनकी मदद को जब पहुंचते हैं वही फील वेरी गुड। और एज अ वुमन आप बताइए कि रेस्क्यू 1122 की जो एक पूरी फैमिली है, आप सब एक फैमिली, एक यूनिट की तरह काम करते हैं। सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताइए। लोग सपोर्टिव हैं, लोग ख्याल रखते हैं? बिल्कुल, रेस्क्यू फैमिली हमारी लाइक का घर वाली फैमिली है। कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है, हम लोगों को नहीं लगता कि एज अ फीमेल हम अपने घर से बाहर हैं। इतना सपोर्टिव माहौल है यहाँ पे। सीनियर्स, कलीग्स सब एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। बिल्कुल फैमिली है यहाँ पे। बहुत सारी बच्चियां हैं जो चाहती हैं ये सब काम करना, अलका जो इस वक्त आप कर रही हो, सेविंग लाइव्स, कुछ कहना चाहोगी? क्या पैशन चाहिए लोगों की जान बचाने के लिए? बिल्कुल, जो लोग आना चाहते हैं वो इस फील्ड में लाजमी आएँ, क्योंकि इससे बढ़ के और कोई जॉब नहीं है कि आप दूसरों की लाइफ्स बचा रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। और ये सुना ही होगा कि जिसने एक ज़िंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। बिल्कुल। तो ये सबसे बढ़ के है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया अलका, थैंक यू सो मच। Thank विश you. यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी, हम मिलेंगे कुछ और लोगों से भी, हमारे साथ रहिएगा। हमने भी ज्वाइन किया अवैस अशरफ ने, जो कि कॉल ऑपरेटर हैं। एज आई सेड कि हम लोग अभी इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। वेरी वार्म वेलकम। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे किसी ने बताया कि आपकी प्रमोशन हुई है आज। बिल्कुल मैडम, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर हम बात करें कॉल्स की, हाँ जी। तो हमारे यहाँ कुछ लोग इररिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। हाँ जी। वो तंग करने के लिए भी कॉल्स करते हैं। आप उनको कैसे ये बात समझाएं, या हम उनको कैसे ये बात समझाएं कि जब वो एक कॉल गलत कर रहे होते हैं, उस दौरान जो वाकई ज़रूरतमंद है वो दूर हो जाता है कॉल से? जिस तरह अभी रिसेंटली ये आपके इंटरव्यू से पहले अभी एक कॉल आती है जिसके अंदर हमारे पास उस कॉलर की जो हिस्ट्री है वो सारी डिस्टर्बिंग है, यानी कि पहले ऑलरेडी वो हमें तंग कर रहा है और इस गालियों गलोच और इस तरह की, यानी कि हमें रेस्क्यूअर्स यहाँ पे ऑपरेटर्स को तंग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने कॉल उठाई, मैंने इस सोच से उठाई कि शायद हो सकता है इसको इमरजेंसी हो, और वो वाकई ही इमरजेंसी। अभी सादकाबाद चौक में अभी इमरजेंसी आई है और उस जो तंग करने वाला था उसी को हार्ट अटैक हुआ। सीरियसली? अभी नंबर भी मौजूद है और अभी सब चीज़ें अभी। और आपके पास उस बंदे का डेटा मौजूद था कि ये वही शख्स है जो आपको तंग कर रहा है, और अगर आप गुस्से में उसकी कॉल पिक ना करते तो उसको हार्ट अटैक होता, तो वो शायद ना बचता। नहीं पहुंच पाता। इसको कहते हैं कर्मा, कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। इसलिए इस प्रोफेशन को खुदारा सीरियसली लीजिए। इसमें ज़िंदगी मौत का सवाल है। ये लोग आपकी सेफ्टी, हमारी हिफाजत के लिए यहाँ बैठे हैं, इनको तंग मत कीजिए। कोई ऐसे इंसिडेंट, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी कॉल जिसने आपका दिल भी बहुत ख़राब कर दिया हो, कोई जहन में आता है? मैडम एक दफ़ा कॉल मैंने रिसीव की थी, ये 22 नंबर चुंगी के पास। वहाँ पे अंदर एक गांव था, वहाँ पे बच्ची एक मेन हॉल, यानी कि जो बोरिंग वाला जो हॉल होता है, उसमें बच्ची गिर गई थी वहाँ से। उस वक्त मौसम भी ऐसा था जिस तरह अभी ये बारिश का मौसम है, ऐसा मौसम था। और वहाँ तक पहुँचते हुए भी हमें गाड़ियाँ इस तरह पहुँची थी कि ट्रैक्टर जो है वो हमें खींच के लेके गए थे गाड़ियाँ, क्योंकि वहाँ पे सारा जितना भी एरिया था वो बहुत ज़्यादा मट्टी थी, कच्चा था और मट्टी थी। तो हमारी कोशिश थी कि जल्द से जल्द पहुँचे, लेकिन वो जल्द पहुँचे तो सही, लेकिन तब तक हम लोग बच्ची की डेथ हो चुकी थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उस बच्ची को उस मेन हॉल से निकाला अपनी टेक्निक्स के तहत। ये एक तो आवाम नॉर्मल पब्लिक होती है, और एक और भी उसमें जो उधर की आवाम ने मिस्टेक की वो ये कि बच्ची अंदर जिंदा है,
तकरीबन हमारी कॉल्स आने तक हम उनसे राब्ते में थे। बच्ची को आपने कुछ नहीं करना, बच्ची करेगी, रिकवर करती रहेगी अपने आप को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं थी जी। मतलब उसको सांस भी आ रहा था और अलाइव थी, ठीक जी जी। तो उन्होंने बच्ची को अंदर रस्सा पकड़ाया ऐसे, और बच्ची ने ऐसे पकड़े। अब बच्ची छोटे छोटे हाथ हैं, अब एक 4-5 साल की बच्ची कैसे अपना वेट बढ़ाएगी, वो उससे वो बच्ची अंदर चली। उससे फिर हमें बहुत वो होगा फिर। हमारी दिली दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। और हम शुक्रिया एक बहुत ही छोटा सा लफ्ज़ है, क्योंकि वही बात है कि जब किसी को आप तकलीफ़ में देखें तो ये ज़रूर याद रखिए कि वहाँ पे आप खुद भी हो सकते हैं, वहाँ पे आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया वैस, और आप हमारे हीरो हैं। और हम कह दें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। गुफ्तगू का सिलसिला हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम के साथ। रिजवान अहमद इज़ वन ऑफ द रेस्क्यूअर्स। वो हमें बताएंगे कि ये पूरा अपरेटस कैसे काम करता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सबसे पहले इस डिपार्टमेंट के रोल के बारे में बताइए एंड हाउ डज दिस वर्क। ऐसा है कि अवामी खिदमात को पेश नज़र रखते हुए रेस्क्यू 1112 के पास सर्च एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट जो जदीद तरीन है, उनके साथ एक स्पेशलाइज्ड टीम है जो कि अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू कहलाती है। ये मेजर और माइनर डिज़ास्टर्स पर बहुत ही कलील और महदूद मुद्दत में ऑपरेशन करने की सलाहियत रखती है। हमारे पास जितने भी टूल्स आप देख रहे हैं, ये मैनुअल से बढ़कर पावर टूल्स हैं। जैसा कि ये हमारे पास आप देख रहे हैं, ये सर्च और इंस्पेक्शन कैमरा है। ये कि नैरो स्पेसिस के अंदर ये एक्सटेंड होकर जाता है और मुतासरीन तक पहुंचकर हमारे रेस्क्यूअर्स को इतनी सलाहियत परफॉर्म एबिलिटी देता है कि वो मुतासरीन तक पहुंचकर जो है उनकी मदद कर सकें। ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूं कि ये हमारे पास एक अकॉस्टिक डिवाइस है जो कि हमारी जो लिसनिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसको ये इन्हेंस करता है, और उन मतलब चीज़ों को भी हम सुन सकते हैं जो कि आम जो ऑपरेशन के दौरान है, जो आम रेस्क्यूअर्स नहीं सुन सकते। इसके साथ साथ ये हमारे पास ये न्यूमेटिक पैड है, ये लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पर मैनुअल जो हमारे लिफ्टिंग टूल्स हैं वो काम नहीं कर पाते। ये जो हमारे पास हाइड्रोलिक है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि उस चीज़ को हम जो है वो लिफ्ट करें, कट करें, और जो मुतासरीन तक है उनको उन तक पहुँचे बहुत कम वक्त में। That's amazing. रिजवान ने बताइएगा, ये जितने भाई इस वक्त मौजूद हैं, आर दे ऑल ट्रेंड, और क्या ये सब स्पेशलिस्ट? हमें स्पेशल जो हमें एकेडमी की तरफ से, लाहौर एकेडमी की तरफ से ट्रेनिंग दी गई है। इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप की जो गाइडलाइंस हैं, उनकी जो गाइडलाइन है उनके मुताबिक ये जो लोग हैं ये वेल ट्रेंड हैं और जो हैं ये डिज़ास्टर्स पर जो है ऑपरेशन करने की सलाहियत रखते हैं। रिजवान भाई, इतने लोगों की जान बचाई आपने थ्रू दीज इंस्ट्रूमेंट्स। कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल ऐसा ही है। 22 जनवरी 2019 को हमारे पास एक कॉल रिसीव हुई थी जिसमें एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, और जब हमारे रेस्क्यूअर्स वहाँ पर पहुँचे तो हमने वहाँ पर जो देखा तो वहाँ पर जो 2 गाड़ियाँ थी वो आपस में बुरी तरह फंस चुकी थी। तो हमने इन्हीं टूल्स, पावर टूल्स की मदद से हमारे जो लड़के हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और वहाँ से विक्टिम को निकाला, और इस चीज़ को आवाम के साथ साथ वहाँ पर मौजूद ऑन द स्पॉट जो हमारे मोटरवे पुलिस है और दूसरे इदारे, हुकूमती इदारे हैं, उन्होंने इस चीज़ को सराहा था। That's lovely. कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तानियों के लिए? मैं पाकिस्तान के लिए यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो हैं वो इतनी मेहनत करते हैं और ये आवाम की खिदमत के लिए करते हैं, और इसी चीज़ में हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हम इनकी खिदमत करते हैं, और यही हमारे इदारे का मोटो है कि जब भी जियो तो दूसरों के लिए जियो। लवली, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आप तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग। थैंक यू। ये है वो जज्बा, ये है वो पैशन कि अगर आप जी रहे हैं तो आप दूसरों के लिए भी जिएं, उनकी ज़िंदगियां बचाएं, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी बचाने का मतलब है आपने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। हम मिलेंगे इसी तरह के सुपर हीरो से, हमारे साथ रहिएगा। हमें अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर अब्दुल रहमान ने, जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हैं रेस्क्यू 1122 के रावलपिंडी के। ये कहना गलत नहीं होगा कि डॉक्टर साहब इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ रेस्क्यू 1122 टीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का और ऑफिस में आने की इजाज़त देने का शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। मुझे ये बताइए कि अगर रेस्क्यू 1122 में मर्द हजरात भी हैं, ख़वातीन भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, तो ऑपरेशंस में भी वो उतनी ही आगे होती हैं जितनी वो कंट्रोल रूम में या कॉल सेंटर्स में होती हैं?
एक्चुअली जो हमारा कंट्रोल रूम है उसमें तो डेफिनेटली हैं ही हैं, फीमेल्स हैं और उसमें वो काम भी कर रही हैं। जो फीमेल जो है बेसिकली रिलक्टेंट होती है एम्बुलेंस में या फायर के इंसिडेंट में, जो है ना वो उस तरह से हमारे कल्चर में उस तरह से नहीं है। कोशिश करते हैं हम उनको बैकअप करते हैं, स्पेशली जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में फीमेल्स काम करती हैं क्योंकि कई दफ़ा विक्टिम जो है वो फीमेल भी होती है, तो उसमें जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर सकती हैं जी। तो उसमें वो है, हमारी ख्वाहिश ये होगी क्योंकि हमारे पास एक चिनियोट की भी तो एक फीमेल फाइटर हैं, फायर फाइटर हैं। वी होप एंड प्रे कि इंशाल्लाह मजीद लड़कियों को हम मोटिवेट करें और वो ऑपरेशंस की तरफ भी आएँ। मुझे ये बताइएगा, अगर हम बात करें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की, तो मैं खुद एक विक्टिम हूँ और उसमें होता ये है कि लोगों को बेसिक फर्स्ट एड सर्विसेज प्रोवाइड करना नहीं आता, तो उसमें आपकी मदद करते करते वो आपको जब खींच के निकालते हैं तो दे डोंट नो हाउ टू हैंडल, वो तो जान बचा रहे होते हैं मगर इट डिस्ट्रॉयज योर लाइफ समटाइम्स। दैट हैपेंड टू मी। किस तरीके से हम आउटरीच प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को बेसिक फर्स्ट एड सर्विस प्रोवाइड करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं? जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है दैट इज द मेजर किलर बिल्कुल हमारे कंट्रीज में, इस तरह की साउथ एशियन कंट्रीज में, स्पेशली पाकिस्तान में जी। और इसमें जो रिसर्च की गई, बल्कि हमारे ही सर्विस में जो हमने वो की एक ट्रॉमा रजिस्ट्री के ज़रिए से, उसमें हमने देखा कि मोर देन 80% आर मेल, मोर देन 72% आर बिलो द एज ऑफ 30 एंड मोर देन 70% आर दोज हु बिलोंग टू लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप जी। तो अब ये देख लें कि कितना बड़ा फिगर आ रहा है कि जिसमें, और जो कॉजेस हैं उसमें आप देख लें कि आइदर इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द ड्राइवर, या आपकी गाड़ी जो है दैट इज़ फॉल्टी, या आपकी जो रोड है उसकी इंजीनियरिंग सही नहीं है, या कोई और जो है वो अदर रोड यूज़र है उसकी मिस्टेक की वजह से रोड क्रॉस कर रहा था, आप नहीं वो कर सके। तो जहाँ तक ये देखें, एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना, जैसे आपने अवेयरनेस जो है दैट मैटर्स ए लॉट, ठीक है ना जी। और अवेयरनेस के लिए हमने जो प्री एक्टिव यानी प्रोएक्टिव होना पड़ता है हमें, कि एक तो होती है रिएक्टिव अप्रोच, एक होती है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव में ये है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए स्कूल्स, यस, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, और नाउ वी हैव स्टार्टेड गोइंग टू यूनियन काउंसिल लेवल। हाउ नाइस। क्योंकि ऐसे काम नहीं बनता, बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको यूनियन काउंसिल में जाके अप्रोच करना पड़ता है। तो वहाँ पे हम अवेयरनेस सेशंस चलाते हैं कि किस तरह से आपने जब रोड पे आना है तो वो क्या आपने क्या उसके जो SOPs हैं, क्या आपने रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं जो आपने फॉलो करने, और बेसिक मैनर्स क्या हैं ताकि रोड रेज कम से कम नजर आए सड़कों के ऊपर। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग एज पाकिस्तानीज, एज अमेजिंग ह्यूमंस, आप हमें सर्व कर रहे हैं, आप जानें बचा रहे हैं, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे बहैसियत कौम? चाहे वो एम्बुलेंस को रास्ता देना हो, चाहे वो आप लोगों को रिस्पेक्ट करना हो, या किसी भी तरीके से हम एज पाकिस्तानी कैसे आपको हेल्प आउट कर सकते हैं? एक्चुअली मैं अभी डेटा भी देख रहा था, जो 2004 में तो वैसे लाहौर में इस्टेब्लिश हुई सर्विस, जबकि 2007 में रावलपिंडी में इस्टेब्लिश हुई। तो उसमें अभी मैं जब डेटा देख रहा था तो आप ये देखें कि टोटल कॉल्स रिसीव्ड इज 7.5 मिलियन, वाओ, आउट ऑफ विच emergency calls are just 193,000 and rest were all prank calls. Yes, as a result क्या होता है कि वो नंबर बिजी मिलता है फिर। Absolutely. एक तो ये हो गया कॉल करते वक्त, ये हमारा जो एटीट्यूड है, उसमें कोई गॉसिप कर रहा है, कोई पता नहीं म्यूजिक सुना रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहा है, ठीक है। सेकेंडली, जब आप रोड पे आ जाते हैं जी, अब जब आप रोड पे आते हैं तो जब एक एम्बुलेंस का हूटर चल रहा है, लाइटें चल रही हैं, इट मीन्स it is either going towards the emergency or coming from somewhere, ठीक है। तो इसमें चूंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऐसा है कि उसमें हमारी रोड्स, आप देख लें मरी रोड पे हर वक्त ट्रैफिक ब्लॉक, इवन रावल रोड पे ट्रैफिक ब्लॉक, ठीक है जी। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि अब सेपरेट इस टाइम पे हम वो कर सकें, तो एटलीस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए कि एम्बुलेंस आ रही है पीछे, उसको अपने रास्ता देना है, वट एवर वे। मतलब ये कि अगर आप ये खुद दिल में ये सोच लें कि इस एम्बुलेंस के अंदर कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, या तो शायद आप खुद भी हो सकते हैं, या आप खुद भी हो सकते हैं। You never know.
हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपकी आ जाती है कि जो फर्स्ट एडर है, जो आपका इमरजेंसी पैरामेडिक है, ही शुड नो द बेसिक थिंग्स अबाउट द फर्स्ट एड, कि इस तरह से बाजू और टांगे पकड़ के झूला दे के इस तरह शिफ्ट करना, दैट विल लीड टू स्पाइनल इंजरीज, और उसमें जो है वो परमानेंट डिसेबिलिटीज जो हैं वो उसमें आ सकती हैं। तो ये लोगों को भी पता होना चाहिए, मेडिकल टेक्नीशियंस को, जो पैरामेडिक्स हैं उनको तो होना ही चाहिए ना, लाजमी पता होना चाहिए, लेकिन आम लोगों को भी इस चीज़ का, बेसिक चीज़ का पता होना चाहिए कि किस तरह से आप जो है इस तरह की परमानेंट जो डिसेबिलिटीज़ हैं उससे किस तरह से आप बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और अब हम जाएंगे मजीद जगहों पर और देखेंगे यहाँ पर तमाम अमला किस तरह प्रोएक्टिव तरीके से लोगों की मदद के लिए हर वक्त तैयार होता है। एंड आई होप एंड आई प्रे कि डॉक्टर साहब ने जो बातें हमें समझाई, हमें आईना दिखाया कि हम किस तरीके से इतने प्रेशियस टाइम को ज़ाया करते हैं प्रैंक कॉल्स करके, और जब एम्बुलेंस गुजर रही हो तो खुदारा रास्ता दे दीजिए, उसमें आप भी हो सकते हैं, उसमें आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। सो बी वाइज एंड बी काइंड। हमारे साथ रहिएगा। हमें भी ज्वाइन किया है डॉक्टर रिजवान नसीर ने, सितारा इम्तियाज़ भी मिला है आपको, और फाउंडर डीजी हैं रेस्क्यू 1122 पंजाब के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। सर ये बताइए, जब रेस्क्यू 1122 का आगाज़ हुआ तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ इसके ऑफिसेज खुले? रेस्क्यू 1122 का आगाज़ पाकिस्तान के तारीखी शहर लाहौर से किया गया, और ये हमने देखा कि कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं था कि जहाँ पे किसी के साथ भी कोई इमरजेंसी होती या कोई नागहानी आफत होती तो किधर वहाँ पे डायल करता, कौन उसकी मदद के लिए आता। तो ये देखते हुए हमने लाहौर शहर से 14 एम्बुलेंसेज और 2 रेस्क्यू व्हीकल्स की मदद से आगाज़ किया था, और उसका जैसे ही ये प्रोजेक्ट कामयाब हुआ तो उसके बाद हमने 12 बड़े शहरों में इसकी एक्सपेंशन की, और फिर उसके बाद हम 36 बड़े शहरों में इसकी एक्सपेंशन करते गए। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें एक्सपेंशन की, क्या प्लान है? सिर्फ पंजाब के हद तक इसको रखेंगे या इसको मजीद भी फैलाने का इरादा है? रेस्क्यू 1122 का आगाज़ तो वैसे लाहौर शहर से हुआ और पंजाब के तमाम ज़िलों में एक्सपेंड कर गई है, और तहसील लेवल पे भी एक्सपेंशन जारी है, लेकिन साथ ही साथ जब दूसरे सूबों के भी हालात और ये चीज़ें देखी गई तो जब उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई तो हमने खैबर पख्तूनख्वा को हेल्प किया, और वहाँ पे आज खैबर पख्तूनख्वा में सर्विस का आगाज़ हुआ है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में सर्विस का आगाज़ हो गया है। इसी तरह हमने बलूचिस्तान और सिंध के लोगों को भी हेल्प की, लेकिन अभी वहाँ पे निज़ाम बनने की जो है वो भी ज़रूरत है। डॉक्टर साहब बताते चलिए हमें कि आप लोगों के अपकमिंग प्रोजेक्ट सब क्या हैं? हमारा रेस्क्यू 1122 ने जब एक बुनियादी निज़ाम बना लिया तो उसके साथ साथ सानिहात से नबरदाज़मा होने के लिए ज़रूरी होता है कि हर कम्युनिटी की सतह पे आपके पास तरबियत याफ्ता अमला मौजूद हो। तो हमारी कोशिश ये है कि हर घर में एक फ़र्स्ट एडर ट्रेंड हो। तो उसके लिए हमने कम्युनिटी सेफ्टी प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें अब हम इस वक्त 1 मिलियन यानी 10 लाख हम वॉलंटियर जो है वो रेज़ कर रहे हैं इस साल 2019 में, और हमारी कोशिश होगी कि हम 10 लाख लोगों को जो है वो ट्रेनिंग कर सके फ़र्स्ट एड में। और जिस वक्त ये फ़र्स्ट एड में सारे लोग ट्रेंड होंगे, इमरजेंसी से बर्दाश्त होना जानते होंगे, तो यकीनन जो एक रिस्पॉन्स है वो बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें टाइम देने का। हमें भी ज्वाइन किया है मीडिया कोऑर्डिनेटर रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में फारूक भट्ट साहब ने, जो कि रेस्क्यू 1122 में ही होते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आपका शुक्रिया, आप हमारे पास आए हो। फारूक भाई, अगर हम बात करें फायर फाइटिंग की या हम जान बचाने की बात करें, जहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो, दुनिया भर में देखा जाए तो उनकी पे पैकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान में उस तरह नहीं है। तो आपको लगता है कि ये वो पैशन है जिसके अंदर पैसा डजंट मैटर, it's the जुनून that you're talking about? Exactly ऐसे ही है। आप किसी की जान की कोई कीमत तो लगा भी नहीं सकते। तो जब कोई फायर फाइटर किसी जलती हुई इमारत में, जबकि उस घर के मकीन उस इमारत को अबंडन छोड़ के बाहर भाग चुके होते हैं, बाहर निकल आए चुके होते हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो जब एक फायर फाइटर, एक यंग आदमी माइट भी उस वक्त, तो उसकी भी तो फैमिली होती है, उसकी भी जान होती है, तो वो अपनी जान, अपने माल की परवाह किए बगैर उस आग में उस घर को बचाने के लिए जाता है। तो मैं नहीं समझता कि वो किसी सैलरी ने उसको बकअप किया होता है या वो किसी पैसे के लिए अंदर जा रहा होता है,
आप किसी फायर फाइटर के काम का या किसी रेस्क्यूअर के काम का कोई कीमत नहीं लगा सकते। मेरा नहीं ख्याल, ये एक जज्बा और एक जुनून है जिससे हम अपने आप को खुद नहीं रोक सकते। किसी की मदद करने के लिए हम परवाह नहीं करते कि हमने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं या हम किस जगह पे रहें या हमारी उससे जान का खतरा हो सकता है। उस वक्त तो बस हम रब से बहुत नज़दीक हो चुके होते हैं और हमें किसी चीज़ का खौफ महसूस नहीं हो रहा होता। बहुत खूब, बहुत प्यारी बात। अगर हम बात करें, जान जोखों का काम है, अपने आप को तकलीफ़ में डालकर दूसरों को तकलीफ़ से निकालना, ये एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जुनून है जिससे अब सब लोग भरे हुए हैं माशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि ऐसे बहुत से भाई हैं जो शहीद हुए, आपको लगता है बहैसियत कौम हमने उन हीरोज़ को याद रखा या हम भूल जाते हैं? देखें, जो शहदा है ना वो तो हमारा असासा है। मैं तो ये नहीं समझता कि जो शहीद हो गए शायद कोई उनके दर्जात रुक गए, वो तो सबकत ले गए, वो तो हमसे आगे चले गए। और बेशक हम भी उसी रो में हैं और हम भी रब से दुआ गो हैं कि अल्लाह हमें भी इससे पहले कि मौत आए हमें शहादत नसीब हो जाए। और इससे बड़ी खूबसूरत बात क्या होगी कि मैं अपने वतन अजीज़ के लिए अपना सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दूं और मेरा नाम हमेशा के लिए रकम हो जाए और बरोज़े क़यामत मुझे भी उन्हीं शोहदा में उठाया जाए जिन्होंने इसी वतन अजीज़ की खिदमत के लिए लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान पेश कर दी। मेरे ख्याल से उनका रुतबा हमसे बहुत बढ़कर है। हमारे 4 शोहदा गखड़ प्लाजा में रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स जिन्होंने अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की और एक तारीख रकम कर दी, तो उस वक़्त से एक सेंस ऑफ सेफ्टी हमारे रावलपिंडी के लोगों में आया। उन्होंने फील किया कि ये बच्चे वाकई ट्रेंड हैं और लोगों को थोड़ा आइडिया हुआ कि फायर फाइटर्स का काम कितना मुश्किल है। मेरी मीडिया और आवाम से एक रिक्वेस्ट भी है कि जब किसी जगह आग लग जाए और रेस्क्यू 1122 की टीम वहाँ पहुँचे तो थोड़ा उनसे ताउन करें। वो अपना काम बड़े बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उनको गाइड ना करें बल्कि उनसे गाइडेंस लें, उस वक्त उनकी मदद करें, उनके लिए रास्ता खोलें। गाड़ियाँ लोगों की पार्किंग बाहर हुई होती है, हमारा फायर ट्रक नहीं पहुंच पा रहा होता इंसिडेंट साइट तक, जस्ट उनकी मदद करें। हमारे फायर फाइटर्स भी यंग हैं और उनके साथ उनकी फैमिलीज़ भी है, वो अपनी फैमिलीज़ की परवाह किए बगैर आपके घर को बचाने के लिए उसी आग में कूद रहे होते हैं जिस आग की तपिश से आप बाहर निकल आए होते हैं। तो जस्ट उनसे थोड़ा कॉपरेट करें ताकि ये बच्चे आपकी जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। जस्ट हमें आपका कॉपरेट चाहिए, बाकी हम भी बीइंग पाकिस्तानी आप ही लोगों के बच्चे हैं, आप ही लोगों, हम रेस्क्यू 1122 आपका अदारा है, तो इससे ताउन करें ताकि हम आपकी शाना बशाना आपकी खिदमत कर सकें। हम सब आपको सलाम पेश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशंस। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई। ये है वो पैशन, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, अपनी फैमिलीज़ की परवाह किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर ये लोग हमें तकलीफ़ से निकालते हैं। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि इनके इस काम को, इस पैशन को थोड़ा सा आसान कर दें, ताउन के साथ, मुआवनत के साथ? हम मिलेंगे कुछ और हीरो से जिनका ताल्लुक रेस्क्यू 1122 से है। हमारे साथ रहिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस 1122 के 2 भाइयों के साथ जिनका नाम है मोहम्मद तारिक और वकार हुसैन। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैं आपको ये बताती चलूं कि ये लोग हर वक्त ऑन द रोड मौजूद होते हैं इस मोटर बाइक के साथ, जो कि इटसेल्फ एक एम्बुलेंस है। इसके अंदर पोर्टेबल स्ट्रेचर भी मौजूद है, इसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद है, एवरीथिंग, कि अगर एम्बुलेंस ना पहुंच पाए तो ये लोग बर वक्त वहां पर पहुंचते हैं और फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से? जी खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, ये क्या जज्बा और पैशन है कि सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आप हर वक्त ऑन कॉल, ऑन द रोड मौजूद रहते हैं? बस जी, हमारी कोशिश होती है लोगों की मदद करना। बस ये हमारे अंदर एक जज्बा है कि लोगों की खिदमत करें। लोगों का रिएक्शन कैसा होता है भाई? लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपको रास्ता देते हैं? जी जी, रास्ता देते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। अगर नहीं करते तो आप थोड़ा सा डांट भी सकते हैं, हमें थोड़ा सा गाइड भी कर दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं कोई नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। जी। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। कब ज्वाइन किया 1122? मैंने ये 1 मार्च 2018 को ज्वाइन किया था। और क्या जज्बा, क्या पैशन था, क्या सोच? जज्बा यही था कि जी इंसान ने ज़िंदगी तो गुजारी देनी है, तो इसमें क्या लोगों की खिदमत है, एक अपने जो है ना काम का काम भी है और लोगों की खिदमत भी है, क्योंकि इसी से आखिरत बनती है और दुनिया तो गुजरी जानी है। इस पूरी फील्ड में, इस जॉब में, क्योंकि मैंने जैसे कहा बारिश हो, तूफान हो, यू हैव टू बी ऑन द रोड, ऑन द कॉल, क्या चीज़ सबसे मुश्किल है? देखिए जी, सबसे मुश्किल जैसे अब बारिश हो रही है, अब सर्दी भी है, आपको नज़र आ रहा है कि इधर बैठना मुश्किल है, लेकिन हम इस चीज़ की परवाह किए बगैर लोगों की मदद के लिए हर वक्त हर जगह पे ठहरे हैं। चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कोई भी हो, हम इस चीज़ को नहीं देखते। हम बस यही देख रहे हैं कि हमारा अल्लाह तो देख रहा है ना, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं
और लोगों की खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद है। पाकिस्तानियों को कुछ कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहेंगे जी, हम भी लोगों के काम आते हैं। अगर कहीं पे हमें भी कोई मुश्किल आ रही है, जैसे कि रोड ब्लॉक होते हैं, तो लोगों को यही चाहिए कि हमें प्रेफर करके पहले रास्ता दें, ताकि हम जब भी जा रहे हैं किसी की जान बचाने के लिए जा रहे हैं, अपने ज़ाती काम के लिए नहीं जा रहे। और हम कभी भी सायरन बगैर इमरजेंसी की ऑन नहीं करते, और ना ही इसकी लाइट्स। तो जब भी ये लाइट्स और सायरन की आवाज़ आ रही हो तो काइंडली हमें रास्ता दें, प्रेफर करें, ताकि हम जल्द से जल्द लोगों की जान बचाने के लिए पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। हम सब की तरफ से आपको बहुत सारा सलाम, बहुत शुक्रिया। ये हैं हमारे बहुत प्यारे भाई जो हर वक्त ऑन द रोड रेडी रहते हैं लोगों की खिदमत के लिए। और हम कुछ नहीं कर सकते तो इनको रास्ता तो दे सकते हैं, बिकॉज दिस इटसेल्फ इज एन एम्बुलेंस। जहाँ पर गाड़ी नहीं पहुँचती वहाँ ये लोग बर वक्त पहुँच कर लोगों की जान बचाते हैं। मिलेंगे हम कुछ और हीरोज़ के साथ, हमारे साथ रहिएगा। रेस्क्यू 1122 के फायर डिपार्टमेंट से 2 फायर फाइटर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, काजी वाजिद भाई और जुहेब शहजाद। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपका शुक्रिया मैडम। जुहेब भाई, कब ज्वाइन किया आपने रेस्क्यू 1122 का फायर डिपार्टमेंट? मुझे इस डिपार्टमेंट में 10 साल हो गए। 10 साल मेरी सर्विस को हो चुके हैं एज अ फायर फाइटर। और क्या जज्बा था कि आपने सोचा कि मैंने फायर फाइटर ही बनना है? जज्बा जब मैं शुरू में आया तो उस टाइम तो थोड़ा बहुत फील होता था कि यार ये बहुत मुश्किल फील्ड है, ठीक है, लेकिन अब इतना इजी लेते हम कि बड़ी से बड़ी फायर पे भी चले जाए ना तो हमें फील नहीं होता कि यार कुछ होगा, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट इतने जदीद आ गए हैं अब कि हम बड़ी से बड़ी फायर को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन उसमें क्या आप अवाम जो है वो हमें बर वक्त कॉल करके बताए कि हमारे साथ ये इंसिडेंट हो चुका है, तो फिर हम अप्रोच करेंगे इन टाइम। वैसे आप चेक कर सकती हैं रावलपिंडी में बड़ी से बड़ी फायर इमरजेंसी से 7 मिनट का रिस्पांस टाइम है हमारे फायर ट्रक्स का, फायर व्हीकल्स का, एम्बुलेंस के अलावा। और हमने बड़ी से बड़ी इमरजेंसी अप्रोच की है और कई लोगों की जान बचाई है। ठीक है, अभी एक रिसेंटली कमर्शियल मार्केट में एक बाटा शूज़ है, बाबा शूज़, उनके गोदाम में ऊपर आग लगी थी। अच्छा। और पूरा गोदाम था जिसमें आग लगी थी, लेकिन हमारे फायर फाइटर्स ने वहाँ पे काम किया और सिर्फ उनके कुछ आप कह सकती हैं 25% उस गोदाम का हिस्सा जला था और हमने बाकी सब हमने रिकवर किया था और वो बहुत खुश हुए थे हमसे। कासिम भाई, मुझे ये बताइए कि अगर हम फायर एक्सीडेंट्स की बात करें, क्या रीज़न होती है? क्या शॉर्ट सर्किटिंग होती है? क्या लोगों की नेग्लिजेंस होती है? ये आग लगती कैसे और फिर बढ़ती चली जाती है, उसकी रीज़न क्या है? दरअसल बेसिकली आग लगने की ना मुख्तलिफ वजूहात हैं। उसमें एक सबसे पहले कुछ जो ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है आजकल घरों में, और उसके अलावा गैस अगर आ रही है तो किसी ने वो ऑन कर दिया और उसके बाद जो है वो सो गए और गैस दोबारा जब आई तो वो कमरे में भर गई और उसकी वजह से जो है ना वो लोग अक्सर जो है ना वो एट द स्पॉट जो है ना वो उनकी डेथ हो जाती है सफोकेशन की वजह से। सफोकेशन की वजह से, क्योंकि उसकी एक गैस उस एनवायरनमेंट में एक ख़ास रूम टेम्परेचर में जो है वो सर्कल होती है अंदर ही अंदर इंसान के, तो उसकी जो है ना वो डेथ हो जाती है। और बाद में अगर किसी ने कोई माचिस जलाई, कोई लाइटर या कोई ऐसा शोला जिसकी वजह से उस पूरे एरिया में जो है ना वो ब्लास्ट हो जाता है और आग लग जाती है। सुहेब भाई, अगर हम बात करें लोगों के रवैये की, हम बात करें, हमने ये भी देखा है कि अगर किसी जगह पर किसी इमारत या किसी कमरे में आग लगती है तो लोग पहले खुद उसको बुझाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से नुकसान कम की बजाय बहुत ज़्यादा होता है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैडम, कई जगह पे लोगों का बहुत रूड बिहेवियर होता है, ठीक है। अब हम एक जगह पहुंच गए हैं तो आपका आवाम का काम है कि हमें रास्ता दें, हमें बता दें कि यार उस कमरे में आग लगी है, आपने इधर ये सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर जाना है। तो क्या रवैया होता है लोगों वो का? ये सोचते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर रहे, हम जो कुछ कर सकते हैं, हालांकि वो हमारी तरह कॉम्पिटेंट नहीं होते। जो चीज़ हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। हमारे पास ये फायर सूट है, इसमें कोई सेफ्टी है तो हम ये पहन के यूज़ करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हम, उनकी ट्राई होती है कि हम आगे जाएं, हम कुछ ना कुछ करें, लेकिन वो कर कुछ भी नहीं सकते। जब 2 मिनट गुजरते हैं तो फिर कहते हैं नहीं आप ही जाओ। कई दफ़ा किसी आप पिंडी के एरिया में, सदकाबाद एरिया है जो इसमें इतनी तंग गलियां कि फायर व्हीकल अंदर ही नहीं जा सकती, फायर व्हीकल अंदर पहुंच ही नहीं सकती। तो फिर आप उस तक कैसे पहुंचते? उस तक फिर हमारे पास जो होज हैं 100 फुट
तकरीबन एक होज की लेंथ है, वो हम कहीं की जगह 6 7 होज लगाते हैं, फिर जाके उस जगह हम फायर इमरजेंसी पे पहुंचते हैं और उसके बाद फायर फाइटिंग शुरू करते हैं। बात आपने रवैयों की अगर ये आपके घर में या आपकी इमारत में लगी हुई आग को बुझा रहे हैं तो ये अपने लिए आग नहीं बुझा रहे, ये आपकी मदद के लिए आए हैं। तो जब आपने उनको बुला लिया तो उनको काम तो करने दीजिए। एज आई सेड कि मुश्किल काम है लेकिन हम मिलकर इनको फैसिलिटेट तो कर सकते हैं, बजाय इसके कि मुश्किलें पैदा करें। बहुत से बच्चे, मेरे अपने बेटे को बड़ा शौक है फायर फाइटर बनने का, बहुत से बच्चे इस वक्त अगर आपको देख रहे हैं जिनको शौक हो, जिनको पैशन हो फायर फाइटर बनने का, उनको क्या कहेंगे? काजी भाई कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल जी, ये बहुत आउटस्टैंडिंग फील्ड है। अगर आप यूरोप और अरबिक की बात करें तो वहाँ पे उनके पास ना एक स्टैंडर्ड है, वहाँ पे एक कानून है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो वहाँ पे इसकी फैसिलिटेशन भी बहुत ज़्यादा है। अब चूँकि पाकिस्तान में इस चीज़ का रुझान ये फायर का था पहले सिटीज़ में, लेकिन वो उस तरह नहीं। जब से रेस्क्यू आई है 2007 के बाद पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बाद बाकी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इसका नेटवर्क जो है वो फैल रहा है और वेल ट्रेंड हो के लड़के आ रहे हैं, वो अपना एक काम कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि एक अच्छा मैसेज आ रहा है। पहले अवेयरनेस ना होने की वजह से मसाइल ज़्यादा थे, अब चूँकि थोड़ा सेफ्टी अवेयरनेस हो रही है तो उससे ये है कि लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और थोड़ी जो है ना वो बेहतरी आ रही है। लेकिन जो मैं सबसे मुश्किल जो टफ़ चीज़ समझता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब एक कॉल आती है और जब हम मूव होते हैं तो जो रास्ते हैं, जो रोड्स हैं, उनकी वो वैल्यू नहीं होती, वो स्टैंडर्ड नहीं है। अब बाहर अगर देखा जाए तो वहाँ पे एक अलग ट्रैक है, ठीक है जी हाँ। यहाँ पे हमें इवन के एक पुलिस से लेके, एक रेस्क्यू से लेके, एक आर्मी तक, मतलब सारे काम खुद हैंडल करने होते हैं, क्योंकि ये एक शहरी दफा है और उसमें आवाम की जानों माल के अलावा जो है हम पूरे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पूरे इदारों में नेटवर्किंग है, उनके साथ जो है ना वो सेफ्टी मेयर्स पे और भी काफ़ी चीज़ों पे बात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका रुझान काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो आना चाहिए, यंग टैलेंट को आना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा बच्चों को आगे आना चाहिए इस फील्ड में। और ये कि हुकूमत से मेरी स्पेशल अपील है कि वो इसको आगे फैसिलिटेट करें, क्योंकि ये वो वाहिद इदारा है कि जो लोगों की जानो माल को जो है वो सेव कर रहा है बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से। जुहैब भाई, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानियों को? हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह आपने हमें समझाया है हम उस पर अमल करें, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमारा फ़ायदा है, इनका फ़ायदा नहीं है। मगर कोई प्यारा सा पैशनेट सा मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानियों को? पाकिस्तानियों के लिए यही मैसेज है कि इलीगल चीज़ों से अवॉइड करें प्लीज़। अभी गैस की शॉर्टेज होती है सर्दियों में तो तकरीबन ज़्यादातर लोग जो है ना कंप्रेसर का यूज़ करते हैं, गैस खींचने के लिए कंप्रेसर का यूज़ करते हैं और ज़्यादा हादसात का बायस वो कंप्रेसर बनते हैं। बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ से आप जितना दूर रहेंगे इतना अच्छा माशरा क्रिएट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग। थैंक यू जी। आज के दिन जब हमने गुजारा रेस्क्यू 1122 की टीम के साथ, यहाँ के बहन भाइयों के साथ, एक चीज़ सीखी है हमने, वो ये कि ये लोग दूसरों के लिए जीते हैं। पैगाम भी दे रहे हैं तो आपकी सेफ्टी के लिए, कहीं आपको, आपकी फैमिली को नुकसान ना पहुंचे, कहीं आपको तकलीफ ना हो। ये हैं हमारे वो हीरोज़ जिनको हर दिन सेलिब्रेट करना होगा। आज का शो डेडिकेशन था इन हीरोज़ के लिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।